करेंगे, बात करेंगे 11 बजे की 11 खबरों को लेकर। मेरठ में वकील रमेश चंद गुप्ता गिरफ्तार किए गए हैं। सेक्स टेप के आरोपी है वरिष्ठ वकील रमेश चंद। रमेश चंद को कोर्ट लेकर पहुंची है पुलिस। यौन शोषण करके वीडियो भी बनाता था वकील। अब आरोपी बीजेपी नेताओं पर भी शिकंजा कसेगा। बीजेपी के अरविंद मारवाड़ी और संजीव सिक्का भी इसमें आरोपी पाए गए हैं, जिसको लेकर लगातार जांच हुई और उसके बाद अब मेरठ में वकील रमेश चंद गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है। सेक्स टेप के आरोपी है वकील रमेश चंद। रमेश चंद को कोर्ट लेकर पुलिस पहुंची है। और अब बात होगी कौशाम्बी की, जहां एसपी ब्रजेश श्रीवास्तव पर छेड़खानी के फर्जी मामले की जांच कर रही 3 सदस्यीय टीम ने अपना जांच का दायरा बढ़ा दिया है। साजिश की आशंका को लेकर मामले में जांच तेज की गई है। आरोप लगाने वाली महिला की सीडीआर भी निकाली गई है। पीड़िता के बयानों से मुकरने के बाद साजिश की आशंका को लेकर यह जांच हो रही है। महिला फॉलोअर ने एसपी पर छेड़खानी का आरोप लगाया था, हालांकि बाद में पीड़िता अपने आरोपों से ही पलट गई थी। उसने एसपी की पत्नी की ओर से काम से निकाले जाने के बाद एसपी पर मनगढ़ंत आरोप लगाने की बात कही थी। डीजीपी ने निर्देश दिए हैं इस पूरे मामले में जांच के और 4 सदस्यीय टीम गठित की गई है। प्रयागराज आईजी को भी मामले की जांच सौंपी गई है। टीम में आईजी रेंज प्रयागराज चंद्र प्रकाश, एसपी चित्रकूट वृंदा शुक्ला और सीडीओ प्रतापगढ़ ईशा प्रिया को शामिल किया गया है। जांच टीम 4 दिन में पूरे मामले की जांच कर डीजीपी मुख्यालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। ये पूरा मामला एसपी ब्रजेश श्रीवास्तव को लेकर है। कौशाम्बी में एक महिला ने जो उन्हीं के घर पर काम करती थी, उसने छेड़खानी का आरोप लगाया और वो अपने बयान से पलट गई। दूसरे रोज हमसे एक प्लेट थी, वो चीनी मिट्टी की आती थी ना, तो वो हमसे गिर के टूट गई। तो मेम साहब हमको डांटने लगी कि तुम अच्छे से काम नहीं कर रही हो, तुमसे काम होता नहीं है, अब निकलिए बंगला से जाइए तुम। तो सर मैं अपने मन में ठान किए चली आई कि चलो ठीक है, मैं तो जा रही हूँ, आज से मेरा काम छूट गया, मैं कैसे खाऊंगी, कैसे बच्चों को पालूंगा। सर मैंने रोते रोते वहां से चली आई। फिर मैंने अपने मन में कुछ गूंजा, ऐसे गंदी सवालें गूंज ली कि मैंने जा रही हूँ कि एसपी साहब को मैं ऐसे ऐसे करके बदनाम कर दूंगी, ऐसे ऐसे फंसा दूंगी ताकि मुझे दोबारा यहाँ मौका मिले आने के लिए। तो कह रहे कि अब वहाँ जाने के बाद मीडिया मैंने निकलवा दिया और सकल कागज ऑनलाइन करवा दिया सर। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझसे जो गलती हुई है क्षमा कीजिए। और मेरा साहब जो है वो बहुत अच्छे हैं, वो इस तरह के जो हम अपराध लगाए वो नहीं है, वो बहुत सही आदमी है। हम गंदा इल्जाम उनके ऊपर अपने से लगाया है, कोई हरकत हमारे साथ वो नहीं की है सर। धारा सिंह संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। धारा सिंह, कौशाम्बी में जिस महिला ने एसपी ब्रजेश श्रीवास्तव पर छेड़खानी के आरोप लगाए, अब वो पूरे तरीके से, हम ये भी नहीं कह सकते कि थोड़ी बहुत बयान से अपने पीछे हटी है, पूरे तरीके से अपने बयान से वो पीछे हट रही है और पलट दिया है उसने पूरे बयान को ही। इसके लिए जो जांच कमेटी बनाई है वो कब से जांच शुरू करेगी और अब क्या वहां पर स्थिति बनी हुई है, क्या जानकारी आपके पास इस पूरे मामले में? जी यही वजह है कि महिला के बयान से मुकरने के बाद से जो 3 सदस्यीय जांच टीम है उसने अपना जांच का दायरा बढ़ा दिया। सोर्सेज के हवाले से अब इस पूरे मामले में यह खबर सामने आ रही कि जांच टीम ने महिला के मोबाइल के सीडीआर निकाली। 187 पेज से ज्यादा की सीडीआर निकाली गई है। माना जा रहा है कि जब जिन दिनों से एसपी आवास पे काम करती थी, एसपी की मां की देख रेख करती थी, उस दिन से लेकर के जब तक यानी 15 जून तक वहां थी, उस दिन तक के पूरे मामले में सीडीआर निकाली गई है। पूरा खंगाला जा रहा है किसके संपर्क में थी महिला, किन किन लोगों से बात की थी इस मामले में। जब उसने रविवार को प्रयागराज में कुछ पत्रकारों के संपर्क में आकर के वीडियो वायरल किया, उनसे जुड़े लोगों को भी कुंडली खंगाली जा रही थी। लिहाजा मामला ऐसे में बेहद गंभीर हो जाता है कि एक आईपीएस अधिकारी पर पहले छेड़खानी का आरोप लगता है, जिस मामले में पूरे लखनऊ तक इसमें महकमे में हड़कंप मच जाता है। इस मामले में डीजीपी मुख्यालय की ओर से जांच गठित की जाती है। तो इन मामले की गंभीरता को देखकर कि अब इस मामले की जांच का दायरा बढ़ाया गया है कि इसके पीछे कहीं किसी की सोची समझी एक साजिश तो नहीं है कि इस तरह से पहले आरोप लगाया जाता है, उसके बाद महिला अपने ही बयानों से 24 घंटे के अंदर अब ये देखना होगा कि आखिर इसमें कितनी सच्चाई है। धारा, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।
लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर लखनऊ में बीएसपी की बड़ी बैठक हो रही है। लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर यह बैठक जारी है और इस बैठक में बीएसपी के सभी मंडल और जिला स्तर के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हैं। पार्टी अध्यक्ष पदाधिकारियों को संबोधित करेंगी। आगामी रणनीति को लेकर मायावती दिशा निर्देश जारी करेंगी। तो बीएसपी इस बार पीछे नहीं है। बीएसपी इस बार चुनावी रण में किस तरीके से और किस हद तक आगे हिस्सा ले रही है, आगे बनी हुई है, ये संदेश देने की कोशिश है। और ऐसे में जो ये बैठक है ये बेहद ही महत्वपूर्ण है जो अभी लगातार चल रही है। लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर बैठक जारी है और इस बैठक में बीएसपी के सभी मंडल और जिला स्तर के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हैं। पार्टी अध्यक्ष मायावती भी तमाम जो पदाधिकारी हैं उनको संबोधित करेंगे और आगामी चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। लखनऊ से मोहम्मद शबाब हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद शबाब, बीएसपी की रणनीति क्या है ये अभी कोई नहीं जानता, लेकिन इस मीटिंग में चर्चा किस चीज को लेकर होगी, किन चीजों पर फोकस किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए, जो बहुजन समाज पार्टी की बैठक है वो शुरू हो चुकी है और इस बैठक में सीधे तौर पर जो फीडबैक है वो बसपा सुप्रीमो मायावती लेंगी, क्योंकि आम लोकसभा चुनावों को लेकर के अब जो सारी ही पार्टियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है वो प्रत्याशियों का चयन है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के पास 10 मौजूदा सांसद हैं। हालांकि पिछली बार का लोकसभा चुनाव उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन इस बार बसपा अकेले चुनाव लड़ रही है। तो बसपा के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है इन लोकसभा चुनावों में वो ये है कि वो अपने 10 सांसदों को रिटेन कर सकें, यानी कि 10 सीटों पर वो अपना परचम लहरा सकें। इस बात की पुरजोर कोशिश होगी। साथ ही साथ इन सीटों के गणित को कितना बढ़ाया जा सकता है उसके कॉम्बिनेशन पर बातचीत होगी। अब आती है बात प्रत्याशियों के चयन की। तो क्या इन 10 सांसदों को बहुजन समाज पार्टी दोबारा से टिकट देगी? क्या इन सांसदों की फील्ड पर जो स्थितियां हैं वो बेहतर हैं? इन तमाम बिंदुओं पर जो मंडल के कोऑर्डिनेटर हैं, जो जिलों के पदाधिकारी हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, वो सभी लोग फीडबैक देंगे और वो ये बताएंगे कि जो मौजूदा सांसद हैं उनकी क्या स्थितियां हैं और जो दूसरे प्रत्याशी हैं जो इस बार टिकट की दावेदारी कर रहे हैं उनकी क्या कंडीशन है, किस तरीके की कमोबेश उनके लिए स्थिति है। इस पर चर्चा की जाएगी, इस पर बातचीत होगी, क्योंकि अब यहां से 2-1 महीने के भीतर बसपा जो है वो टिकटों के बंटवारे को भी फाइनल करती नजर आएंगी, क्योंकि अगले साल के शुरुआती महीनों में ही आम लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। तो ऐसे में बसपा पर बड़ा दबाव होगा कि वो प्रत्याशियों के चयन पर क्या नजरिया रखती हैं, ये बात देखने लायक होगी। दूसरी बात यह है कि जो केंद्र में, सेंट्रल में तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहटें तेज हो रही हैं उसमें बसपा बिल्कुल नेगलेक्ट है। बहुजन समाज पार्टी इस पर क्या विकल्प तैयार करती है, इस पर भी सबकी निगाहें होंगी। नीतीश कुमार लखनऊ आए, वो सिर्फ अखिलेश यादव से मिले, मायावती से नहीं मिले, ये अपने आप में बड़ी राजनीतिक खबर हो जाती है। तो क्या बसपा सुप्रीमो मायावती इस पर कोई रुझान रखती हैं? हालांकि बसपा ने पहले ही इस बात को कह दिया है कि वो अकेले लोकसभा के चुनाव लड़ेंगी, लेकिन क्या तीसरे मोर्चे में बिना मायावती के, मैदान में बिना बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी? भले ही इस चीज का ऐलान कर दिया गया हो, लेकिन मोहम्मद शबाब, मुद्दे बहुत अहम होंगे और ऐसे में बीएसपी के लिए मुद्दा क्या होगा इस बार के चुनाव में? आपको क्या लगता है, क्या जानकारी मिल रही है फील्ड से? बिल्कुल, देखिए, बहुजन समाज पार्टी इन चुनावों को पूरे तौर पर पुरजोर तरीके से लड़ाई लड़ने के मूड में है। हालांकि पिछले जो 2 चुनाव गुजरे हैं उनमें बसपा के लिए रिपोर्ट्स अच्छी नहीं रही। हाल में गुजरा नगर निकाय चुनाव है जिसमें बसपा को उम्मीद के मुताबिक सीटें नहीं मिली। पिछले के नगर निकाय चुनाव में उसके पास 2 मेयर थे, इस बार वो दोनों मेयर हार गए। इससे ठीक पहले विधानसभा का चुनाव हुआ था, 403 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ी थी, अकेले चुनाव लड़ी थी और उन 403 में से 402 सीटों पर वो हार गई थी। सिर्फ एक विधायक उसका जीत पाया था। परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो पर आ गई थी। एक वक्त में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त पार्टी की ये कमोबेश स्थिति हो गई कि उसे प्रत्याशियों के चयन में बहुत कशमकश करनी पड़ रही है। तो बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए अपने रिपोर्ट कार्ड को दोहराना बड़ी चुनौती होगी। 10 सांसदों के रिकॉर्ड को वो दोहरा लें, इसके गणित को और बढ़ा लें, इस पर उनकी निगाहें हैं। प्रत्याशियों का चयन, सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला, इन तमाम बिंदुओं पर सोशल इंजीनियरिंग से लेकर और तमाम चीजों के लिए एक चुनौती है और देखना होगा कि आखिर कैसे इस चुनौती से निपटा जाएगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद, जानकारी साझा करने के लिए। वाराणसी में ड्रोन कैमरे में बिजली चोर कैद हुए हैं। जी हां, 2 महिलाओं का वीडियो सामने आया है जिसमें महिलाएं कटिया हटाते हुए दिखाई दे रही हैं। तस्वीरों में आप भी देखिए कि किस तरीके से दोनों महिलाएं छत पर जाकर बिजली चोरी का प्रयास कर रही हैं।
दोनों महिलाओं समेत 5 लोगों पर बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि बिजली चोरी यूपी ही नहीं देश भर में एक बड़ी समस्या है। कुछ चंद पैसे बचाने के लिए सरकार को चूना लगाने से पीछे नहीं हटते और बिजली चोरी रोकने के लिए एक नायाब तरीका अपनाया जा रहा है। ड्रोन की मदद से बिजली चोरी पकड़ी जा रही है। अब 2 महिलाओं को आप देख सकते हैं। बिजली चोर की ये तस्वीर भी, पहली तस्वीर में आप देखेंगे कैसे एक महिला छत पर बिजली की चोरी करते नजर आ रही है और ये दूसरी महिला छत पर कैसे तार को एक जगह से दूसरे जगह जोड़ती हुई नजर आ रही है। और एक नायाब तरीका, एक नया तरीका हम कह सकते हैं इसे, कि आखिर कैसे चंद पैसे बचाने हैं। उपेंद्र द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, 2 वीडियोस हम दिखा रहे हैं दर्शकों को और वाराणसी के वीडियोस हैं। उन दोनों ही वीडियोस में देखा जा सकता है कि छत से कैसे महिलाएं जो है बिजली चोरी करती नजर आ रही हैं, तार को दूसरे तार से कनेक्ट कर रही हैं। हालांकि शिकंजा कसने के लिए ड्रोन से मदद ली जा रही है। और क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए, दोनों महिलाओं का नाम, एक का आशा राय है, दूसरी का नाम गुड़िया सिंह है। बिजली चोरी रोकने के लिए ड्रोन कैमरे उड़ाए जा रहे थे और जब टीम यहाँ पर पहुंची तो बिजली चोरी इनके घरों में हो रही थी। टीम को देखकर ये दोनों महिलाएं छतों पर पहुंची और आप ये देखिए कि जो कटिया डली है उसके तार को निकालकर एक महिला अंदर घर के अंदर ले गई, तो दूसरी महिला ने वो तार उठाकर छत पर जब कैमरे को देखा तो तार दूसरी तरफ फेंक दिया। ये दोनों महिलाएं कैमरे में कैद हुई। 5 लोग पकड़े गए हैं। 65 के करीब छत है वहां पर रामनगर इलाके में जहां पर ड्रोन उड़ाया गया, जिनमें 5 लोग बिजली चोरी करते पकड़े गए, जिनके यहाँ पर लाइन ये सीधे मीटर को बाईपास करके बिजली चोरी कर रहे थे। 5 के खिलाफ धारा 135 में मुकदमा दर्ज हुआ है। लोड कम करने और हाई लाइन लॉस जो हो रहा है उसको कम करने के लिए चीफ इंजीनियर के नेतृत्व में, अनुपम के नेतृत्व में ये वितरण खंड चतुर्थ से जुड़ा हुआ रामनगर कोदोपुर क्षेत्र है, जहां पर ये बिजली चोरी करती हुई महिलाएं पकड़ी गई हैं। तो एमडी, क्योंकि एक और उपभोक्ता परेशान है ट्रिपिंग से, ट्रांसफार्मर जलने से, कटौती से, तो दूसरी ओर कुछ उपभोक्ता ऐसे हैं जो चुनौती बने हुए हैं बिजली विभाग के लिए और इन्हीं से निपटने के लिए ड्रोन कैमरे को उड़ाया जा रहा है। एमडी, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के जो एमडी हैं, उनके निर्देश पर बिजली चोरी को लेकर ये ड्रोन कैमरे का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 2 महिलाएं। बहुत शुक्रिया उपेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। और यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है।